हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत। आज हम लेकर आए हैं बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 5, अगर आपने इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें लेक्चर नंबर 4। मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन के कार्य पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटीन एक प्रमुख जैव अणु है जो शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करता है। इसमें 3 प्रमुख कार्य आते हैं। यह शरीर के वृद्धि, विकास एवं मरम्मत का कार्य करता है। दोस्तों, ये जो 3 कार्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ बोलते हैं। ये नंबर ऑफ सेल में वृद्धि होना। वृद्धि 2 टाइप की होती है, एक तो सेल में वृद्धि होना और दूसरी होती है वेट में वृद्धि होना। तो शरीर के वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्रोटीन। विकास, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसमें समझ आती है, तो वो जो मानसिक रूप से जो समझ होती है और डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, वो विकास की श्रेणी में आएगा। और तीसरा है मरम्मत। किसी प्रकार की चोट लग जाए तो उसमें रिपेयरिंग का काम करता है प्रोटीन। तो इसके 3 प्रमुख कार्य हो गए, वृद्धि, विकास व मरम्मत। इसी के साथ हमने देखा था कि प्रोटीन सर्वाधिक विविध जैव अणु है। तो किस प्रकार से ये विविधता दर्शाता है वो भी हम इन्हीं कार्यों में देखेंगे। तो प्रोटीन विविध समूह है, विविध प्रकार का जैव अणु है जो विभिन्न रूपों में कार्य करता है। तो प्रोटीन की जो विविधता है उसमें पहली विविधता हो जाएगी संरचनात्मक रूप में। तो संरचनात्मक रूप से किस प्रकार विविधता दर्शाता है प्रोटीन? संरचनात्मक रूप से देखें तो वो शरीर का निर्माण किस प्रकार से कर रहा है, तो उसमें ये शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और उसको मजबूती प्रदान करेगा। तो उसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे केरेटिन व कोलेजन प्रोटीन। दोस्तों, संरचनात्मक रूप से प्रोटीन की विविधता देखें तो शरीर में केरेटिन और कोलेजन संरचनात्मक प्रोटीन है जो बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दूसरी विविधता हो जाएगी इसकी ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन में। परिवहन में सबसे पहला बिंदु हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलके बना होता है। ये शरीर में O2 व CO2 के परिवहन में
भूमिका निभाता है। दूसरा परिवहन प्रोटीन हो जाएगा साइटोक्रोम। यह इलेक्ट्रॉन का परिवहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन का परिवहन इसका कार्य हो जाएगा। तीसरा प्रकार का प्रोटीन है ग्लूट4। इसका पूरा नाम हो जाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कोशिका की झिल्ली पर उपस्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, और जो सेल के भीतर ग्लूकोज की जरूरत होती है तो उसको सेल के भीतर पहुंचाने का काम करता है ग्लूट4। तो इसका कार्य हो जाएगा ग्लूकोज को कोशिका झिल्ली के भीतर कोशिका झिल्ली से होते हुए भीतर पहुंचाना। तो ग्लूकोज का परिवहन करने वाला प्रोटीन है ग्लूट4। दोस्तों तीसरी विविधता हो जाएगी इसकी रक्षात्मक, डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन का एग्जाम्पल हो जाएगा एंटीबॉडी। इन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबुलिन, और इसी का दूसरा नाम गामा ग्लोबुलिन भी है। तो दोस्तों एंटीबॉडी जो डिफेंस प्रोटीन के रूप में काम करती है, वो विभिन्न प्रकार की डिजीज या एंटीजन जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। छोटी विविधता हो जाएगी इसकी पेशीय संकुचन। मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन, और इसी के कारण बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। और इस पेशीय संकुचन में दो प्रकार के प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके नाम है एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दो ऐसे प्रोटीन हैं जो पेशीय संकुचन का कार्य करते हैं। और पांचवी विविधता है प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करते हैं। दोस्तों एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। हमारा अगला टॉपिक एंजाइम ही होगा, इसलिए इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और कुछ हॉर्मोन्स भी है जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये भी एक तरीके से प्रोटीन की विविधता हो जाती है। एग्जाम्पल है इंसुलिन व ग्लूकेगोन। दोस्तों इंसुलिन का नाम सुना होगा। डायबिटीज मेलाइटस नाम की एक बीमारी होती है जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल। वो इंसुलिन की कमी के कारण होती है। ये एक प्रकार का पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है जो
बॉडी में ग्लूकोज के का बैलेंस करता है, अर्थात जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में कलेक्ट करने का काम करता है, और इसी की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। दोस्तों, प्रोटीन के बारे में लास्ट चीज एक नोट के रूप में देखेंगे जो कि बीच में छूट गई थी, तो इसे नोट के रूप में देख लेंगे। प्रोटीन ऐसा जैव अणु है जो क्रिस्टल निर्माण करता है, अर्थात जो हम जैव अणु पढ़ रहे हैं उनमें केवल प्रोटीन ही ऐसा जैव अणु है जो क्रिस्टल बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, प्रोटीन के बाद अब हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम बायोलॉजी में नाम सुना होगा, एंजाइम। एंजाइम वे कार्बनिक पदार्थ है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री में उत्प्रेरक पढ़े होंगे आपने, तो यहाँ पर एज इट इज एंजाइम उत्प्रेरक का ही काम करेंगे, लेकिन इनमें एक खास अंतर ये होगा कि ये एक अनुकूल तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही ये क्रियाशील होंगे। उसके बाद इनमें विकृतीकरण हो जाता है, अर्थात निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि जो साधारणतया जो उत्प्रेरक होते हैं वो उच्च तापमान पर भी क्रियाशील बने रहते हैं। तो एंजाइम के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो एंजाइम की खोज एडवर्ड बकनर ने की थी। एडवर्ड बकनर ने एंजाइम की खोज की। दोस्तों, एंजाइम में एन का मीनिंग होता है इनसाइड और जाइम मीन्स यीस्ट। ये एक प्रकार का कवक है। इनसाइड मतलब भीतर और यीस्ट मतलब कवक। जो कवक के भीतर से जिसे प्राप्त किया गया उसे एंजाइम नाम दिया गया। तो एंजाइम यीस्ट की कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम की खोज की गई। तो सबसे पहले जो खोजा गया एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? जाइमेज। और दोस्तों, एंजाइम शब्द
किसने दिया, अर्थात एंजाइम नाम किसने दिया, तो वो हो जाएगा कुहने, कुन्हे, कुन्हे, KUNHE। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे एंजाइम नाम दिया था, इसे एंजाइम नाम दिया। तो पहला वैज्ञानिक खोजकर्ता क्या नाम होगा, एडवर्ड बकनर, और दूसरा जिसने एंजाइम नाम दिया वो हो जाएगा कुन्हे। और एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, वो है समनर। समनर ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था। और हमने पढ़ा है कि एंजाइम का क्रिस्टलीकरण हो गया अर्थात इनकी प्रकृति प्रोटीन प्रकृति हो जाएगी। तो अधिकांश एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। और क्रिस्टलीकरण करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? समनर। और कौन से एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था? यूरिएज एंजाइम का। इसके बाद हम एंजाइम के विशिष्ट लक्षण देखेंगे। विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। पहला विशिष्ट लक्षण हो जाएगा लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। दोस्तों, यहां मैंने लगभग शब्द प्रयोग किया है, मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन टोटल जो एंजाइम है वो नहीं होते हैं। अर्थात इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है। वो अपवाद क्या है? राइबोजाइम। आप सबको पता है ये आरएनए प्रोटीन है। राइबोजाइम आरएनए एंजाइम है, ये आरएनए से मिलके बने हुए होते हैं। तो राइबोजाइम यह आरएनए से मिलकर बने एंजाइम हैं। तो राइबोजाइम अपवाद हो गया, ये प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। इसके अलावा एक विशेष एंजाइम होता है, विशेष एंजाइम टीलोमरेज। यह प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलके बना होता है। आरएनए से मिलकर बना होता है। ये एंजाइम कैंसर कोशिकाओं में अधिकांशतया पाया जाता है। तो यह कैंसर कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों,
दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी हो गई कि एंजाइम लगभग प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और उसका अपवाद है राइबोजाइम, और विशेष एंजाइम हो गया टीलोमरेज जो कि प्रोटीन और आरएनए से मिलके बना होता है। इसका दूसरा विशिष्ट लक्षण होगा यह जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अतः इनकी तापमान जो ये काम करेंगे, इनकी जो क्रियाशीलता होगी वो 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रियाशील रहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जो अभिक्रिया की दर होती है वो बढ़ जाती है, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। ये इसका तीसरा विशिष्ट लक्षण हो गया। और ये दर कैसे बढ़ेगी? ये दर बढ़ेगी सक्रियण ऊर्जा कम होने की वजह से। सक्रियण ऊर्जा में कमी के कारण। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी अभिक्रिया में एंजाइम कार्य कर रहा हो तो उसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और उसकी दर में वृद्धि हो जाती है। तो सक्रियण ऊर्जा ये नई चीज आई है यहाँ पर, इसे हम देखेंगे। दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जो अभिकारक को उत्पाद में बदलती है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या चीज है? वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलती है। अगर हम ऊर्जा और अभिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बीच ग्राफ खींचे तो दोस्तों ये दो कंडीशन मैंने यहाँ ग्राफ में बताई है। इसमें इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, नीचे तक ले आते हैं। ये है रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, ये है प्रोडक्ट उत्पाद, और ये इसका पीक पॉइंट है, उच्चतम बिंदु, जिसे हम संक्रमण अवस्था बोलते हैं। तो ये है संक्रमण अवस्था। इसी तरीके से इसके लिए भी ये संक्रमण अवस्था हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी संक्रमण अवस्था में। उसके बाद यहाँ पे हमें अभिकारक की ऊर्जा ज़्यादा दिख रही है और प्रोडक्ट की ऊर्जा सबसे कम दिख रही है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये समझ में आया। और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी ट्रांजैक्शन स्टेट की, तो ET, इसे हम ET बोलेंगे।
तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी हो गई। हमें मतलब है अभिकारक और प्रोडक्ट की ऊर्जा से। तो दोस्तों अभिकारक संक्रमण अवस्था से होते हुए उत्पाद में बदल रहा है, और ये वाली जो स्थिति है वो है एंजाइम की अनुपस्थिति वाली। जब एंजाइम अनुपस्थित हो, और जब एंजाइम उपस्थित होगा, एंजाइम उपस्थित होगा तो ये स्थिति बदलकर इस स्थिति में बदल जाएगी। ये जो वाली सेकंड वाली स्थिति है वो एंजाइम की उपस्थिति वाली है। एंजाइम उपस्थित हो तो अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है और प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है, अर्थात ऊर्जा में कमी आई है। तो ऊर्जा में कमी आई है मतलब ऊर्जा कहीं ना कहीं काम आ गई। तो काम आ गई तो इस तरीके से या इस हिसाब से यह जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी ग्राफ को अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं, इसमें हम केवल ये स्थिति बताएंगे। यहां पर अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा की तुलना में ज्यादा है, अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा की तुलना में कम है। तो दोस्तों यहां पर ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है, अर्थात जब अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कहीं न कहीं से ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, और जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम पहली और दूसरी स्थिति की, जो कि सक्रियण ऊर्जा से संबंधित है। ये जो दोस्तों ये अभिकारक संक्रमण अवस्था से होते हुए उत्पाद में बदलेगा। तो इसके लिए पहली स्थिति में ये जो ऊर्जा होगी वो उच्चतम होगी। ये ऊर्जा संक्रमण अवस्था वाली जो ऊर्जा है, यहाँ से लेकर के अभिकारक से लेकर के जो संक्रमण अवस्था वाली जो ऊर्जा है वो पहली स्थिति में ज्यादा है और दूसरी स्थिति में कम दिख रही है। जो पहली स्थिति में ज्यादा है, अर्थात पहली स्थिति में संक्रमण ऊर्जा ज्यादा है, और एंजाइम जब दूसरी स्थिति में आ गया या उपस्थित हुआ तो सक्रियण ऊर्जा में कमी आ गई और अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो गई। इसके बाद इसका चौथा विशिष्ट लक्षण आता है, फोर्थ वाला विशिष्ट लक्षण है यह साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते, अर्थात जो एंजाइम होते हैं वो साम्य को प्रभावित नहीं करते हैं। दोस्तों इसका पांचवा विशिष्ट लक्षण होगा यह अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात जब इनको किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त करेंगे तो ये
अंत में एजिटिव वापस प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात इनकी मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो ये 5 इसके विशिष्ट लक्षण हुए। इसके बाद तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो अपनी बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।